नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो हिंदी पेपर है तो उसके लिए हम व्याकरण है उसको हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए व्याकरण में जो है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि 10 नंबर की हिंदी में आपके व्याकरण आएगी, जिसमें से देखिए टॉपिक तो हम जो है जैसे जैसे टॉपिक वाइज इसको हम क्लियर करेंगे। और देखिए क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए दो क्वेश्चन तो आपके जो है एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे पहले क्वेश्चन में, तो उसमें दो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में ग्रामर के पूछे जाएंगे। यानी कि अवसर के क्वेश्चन में दो प्रश्न ग्रामर के रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न तो आपका संधि का होगा और एक प्रश्न आपका प्रत्यय का या उपसर्ग का होगा, ठीक है। तो दो तो ये रहेंगे और 6 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान के रहेंगे। यानी कि जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर के ही रहेंगे, यानी कि व्याकरण के ही रहेंगे। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में रहेगा, जिसमें आपका मुहावरा या लोकोक्ति रहेगी, जिसका आपको अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप सही से अर्थ बता देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और सही से आप उसका जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। यानी कि अर्थ और वाक्य में प्रयोग अगर दोनों सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है पदभेद। तो इसमें देखिए पदभेद में आपको कुछ याद नहीं करना है, 2-3 चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे कि पद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और खाली स्थान में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे लिखित में कोई भी जानकारी आपसे, यानी कि लिखित वाले क्वेश्चन आपके इसमें नहीं पूछे गए। लिखित वाले क्वेश्चन में केवल आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, जो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको देखिए अब आपको किस तरह से जो है ग्रामर में तैयारी करनी है, ठीक है ना। क्या आपको परिभाषाएं किस तरह से याद करनी है या क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे पदभेद हो गया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या जो भी टॉपिक है, उसकी आपको सबसे पहले तो जो है परिभाषा याद होना चाहिए, ठीक है। परिभाषा पूरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उनके प्रकार कितने हैं वो प्रकार आपको याद होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है प्रकार और अगर उनके नाम हैं तो वो भी आपको जो है याद होने चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर पद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपसे खालिस्तान में पूछी जाएंगी। क्लियर। खालिस्तान में आपसे पूछी जाएंगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पद, फिर यहाँ पर खाली जाएगा, इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए पद जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी कि व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में अगर हम कोई शब्द है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उस शब्द को जो है पद कहते हैं। पद के 2 भेद होते हैं, एक तो है विकारी और एक अविकारी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपसे तत्सम शब्द का भी पूछा जा सकता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से नहीं रहेगा कि किसे कहते हैं, खाली स्थान में रहेगा कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपनाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि जैसे यहाँ से दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये जो है तत्सम शब्द ये उसने खाली छोड़ दिया और कहते हैं लिख दिया, तो फिर आपको वहाँ पर क्या लिखना है, तत्सम शब्द कहते हैं। इस तरह से आपको ये करना है। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए ही अपनाए जा सकते हैं उन्हें तत्सम शब्द के, जैसे कर्म है, कर्ण है, सर्प है, ग्रह है आदि है, इनको हम जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं संस्कृत से हिंदी बनाए बिना ही। इसके बाद देशज शब्द। तो देखिए जिन शब्दों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है तथा उनके मूल रूप का पता नहीं होता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी। खालिस्तान में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परिभाषाएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन खालिस्तान में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको उस जगह पर क्या आएगा वो आपको याद होना चाहिए और उसके लिए आपको परिभाषा याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा में इसकी परिभाषा आपको याद होना चाहिए। संज्ञा किसे कहेंगे, देखिए संज्ञा की परिभाषा होती है किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है या किसी पदार्थ का या व्यक्ति का गुण है, धर्म है या नाम है या स्वभाव है या स्थान है, उन सभी के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत है, भारत देखो एक स्थान का नाम, एक देश है या हम स्थान भी बोल सकते हैं। और हिमालय है, हिमालय भी एक स्थान है। राम है, ये किसी का नाम है, ठीक है। जयपुर एक स्थान है। मेज, मेज क्या एक वस्तु है। पानी यानी पानी एक पदार्थ का जो है गुण होता है।
या लिक्विड का गुण होता है, लिक्विड है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है, व्यक्ति का गुण बोल सकते हैं हम इसको। ममता है, आम आदि, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये संज्ञा में आती हैं। अब इसके बाद देखिए संज्ञा के भेद, ये भी आपको याद रखना है कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। प्रकार का तो देखिए आपको सभी का याद रखना है, वो संज्ञा हो, संधि हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, और जो भी जितने भी टॉपिक है सबका आपको याद रखना है कि ये कितने प्रकार के हैं। क्लियर। अब देखिए संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर के 9 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे, तो ये 9 के 9 क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इसकी बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो इसमें आपको जो है परिभाषा याद होना चाहिए। क्लियर। परिभाषा क्या है इसकी, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि क्या है कि कोई एक ही व्यक्ति है या कोई एक ही स्थान है, उन सभी का अगर हमें जो है क्या हो रहा है, वहाँ से व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो कमल है, देखिए कमल क्या है, एक अकेले व्यक्ति का नाम है। रमेश है, रमेश भी एक अकेले व्यक्ति का नाम है। रमा है, अरावली है। गंगा है, गंगा भी एक अकेली नदी का नाम है। भारतवर्ष है, भारत भी एक देश का नाम है। दूध है, जयपुर है, जयपुर भी एक स्थान का नाम है। तो इन सभी में देखिए, इन सभी में जो है एक ही जाति या वस्तु स्थान का बोध हो रहा है, तो ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति, एक ही वस्तु, एक स्थान, व्यक्ति का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये जो है शब्द आपका गायब रहेगा, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको करना है, ठीक है। जातिवाचक में भी सेम ऐसे कैसे आपको याद रखना है कि जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है। देखो व्यक्तिवाचक में तो क्या है, एक ही का बोध हो रहा है, लेकिन इसमें सभी वस्तुओं का बोध होगा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो पर्वत है। अब देखिए पर्वत बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी पर्वत हो सकता है। नदी है, नदी बहुत सारी होती है, लेकिन अगर किसी स्पेशल नदी का नाम है, जैसे गंगा है, और भी नदी है, कावेरी है, यमुना है, तो वो एक नदी का नाम हो जाता है, तो वहाँ पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हम कहें नदी, तो नदी देखो बहुत सारी हो सकती है, कोई सी भी नदी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए किसी एक वर्ग समूह की सभी वस्तुओं को जो है बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे नगर है, अब नगर में भी देखो बहुत सारे नगर हो सकते हैं भाई, लेकिन अगर हम बोले कि जयपुर नगर या कोटा नगर, तो वहाँ पर वो एक स्थान का नाम हो रहा है, तो एक स्थान के नाम में व्यक्तिवाचक होगी। और नगर की बात करें तो नगर बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी हो सकता है, तो वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। पक्षी है, पक्षी भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोर, तो मोर देखिए एक ही व्यक्ति, एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, देखो किसी का गुण अगर बता रहा है, किसी का दोष बता रहा है, किसी का धर्म बता रहा है, अवस्था बता रहा है, भाव बता रहा है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो मिठास है, मिठास क्या है, एक पदार्थ का गुण होता है। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है, ठीक है। लिकावट है, और बचपन है, बचपन अवस्था है। प्रसन्नता, प्रसन्नता एक भाव है। दुख भी एक भाव है, भय भी एक भाव है। भलाई, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये सब होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए हम संज्ञा के क्वेश्चनों की बात करें, तो इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। तो देखिए गाय है, आदमी है, ये देखिए जैसे गाय है, गाय कोई सी भी गाय हो सकती है, आदमी है कोई सा भी आदमी हो सकता है, पुस्तक है कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, यानी कि ये समूह का जो है बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जातिवाचक बताएगी। इसके बाद देखिए प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त, भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। अब देखिए किसी का गुण बता रहा है, दोष, अवस्था बता रहा है, तो ये कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अभी हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा में। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये संज्ञा के मुख्य रूप से भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने, 3 भेद होते हैं। इसके बाद देखिए जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए किसका होगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का बोध होगा, उसे क्या कहते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो है आपकी परिभाषा से ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप परिभाषा, उनके प्रकार और उनके नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। उदाहरण भी उनके जरूर याद रखें आप। इसके बाद देखिए सर्वनाम की बात करेंगे। तो सर्वनाम देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, ठीक है ना, तुम, वह, वे आदि ये शब्द देखिए संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम सर्वनाम के भेद की बात करेंगे। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से जो है 6 भेद माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम। इनकी भी देखो आपको परिभाषा याद होना चाहिए। इनमें से भी किसी की भी परिभाषा आपके खालिस्तान में आ सकती है। इसमें क्या होगा देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो नाम में परिभाषा छिपी हुई है, इसके नामों में ही परिभाषा छिपी होती है। देखो पुरुषवाचक आ रहा है, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या आपसे यहाँ से ये चीज़ हटाकर किसी पुरुष के स्थान पर इसको हटाकर लिख देगा, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फिर हम वहाँ पर लिखेंगे कि किसी पुरुष के स्थान पर। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये सब पुरुष के स्थान पर यूज होते हैं तो इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि, तो ये क्या सब हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयात्मक सर्वनाम, इसमें क्या होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई, अब देखो कोई में तो कोई भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। जैसे कुछ है, अब कुछ में तो कुछ भी किसी का भी जो है आ सकता है कि जैसे कोई कुछ या कुछ किया या कुछ करा, तो कुछ भी आ सकता है। यानी कि इसमें जो है निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगा, अनिश्चयात्मक सर्वनाम। ठीक है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सभी जो शब्दों की इनकी जो सर्वनाम है, इनकी जो परिभाषा है वो इनके नाम में ही छुपी हुई है। ठीक है ना, तो आप नाम याद कर लोगे तो आपको परिभाषा तो वैसे ही जो है याद हो जाएंगी। देखिए बोल रहा है कि शब्द वाक्य में परस्पर जो है बोध कराएंगे, संबंध कराएंगे। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि जो और सो ये आपस में कनेक्टेड। जैसे जिसकी लाठी उसकी बेस, तो जिसकी और उसकी, जिनके खेत उनके बेल, ठीक है ना। तो ये होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो अब प्रश्न आ गया, तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ पर कहाँ ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, आपसे देखे इसे भी दे सकता है, वो उदाहरण दे दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऐसे खालिस्तान दे दिया। तो कौन सा है, कहाँ, इसमें कौन है, इसमें क्या है। ठीक है भाई, इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है अर्थात जो निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, देखो अपने आप यानी कि खुद के लिए बोल रहा है भाई। दूसरे में देखो मैं आप आ जाऊंगा या मैं स्वयं, मैं अपने आप आ जाऊंगा या मैं स्वयं आ जाऊंगा। ठीक है ना, तो खुद के लिए बोल रहा है यानी कि खुद की निजता के लिए जो है निजता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस तरह से ये सर्वनाम रहेंगे, तो आप ये कर लेना। और आपको देखिए जितने भी टॉपिक उसमें से लगभग एक नंबर के क्वेश्चन जो है सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए विशेषण है। विशेषण में क्या होगा देखिए कि परिभाषा की बात करें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी कि कोई संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी विशेषता बता रहे हैं, वहाँ पर वो होता है विशेषण।
क्या होता है, वो विशेषण होता है। जैसे सुंदर बालक, अब देखिए यहाँ पर बालक तो संज्ञा है, लेकिन सुंदर क्या है, विशेषण है, यानी कि वो बालक की सुंदरता की बात कर रहे हैं कि जो है बालक वो है क्या है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है। अगला देखो पीली साड़ी, देखो साड़ी के बारे में बोला गया है, यानी कि साड़ी की जो है विशेषता बताई गई है कि साड़ी जो है पीली है, ठीक है। पाव भर दही, यानी कि दही जो है कितना है, पाव भर है। दो बंदर, यानी कि बंदर कितने, दो हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये है। अब इसके बाद देखिए विशेषण के भेद की बात करेंगे, तो विशेषण के 4 प्रकार के भेद माने जाते हैं, यानी कि विशेषण 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिस तरह से सर्वनाम के जो भेद हैं उनमें नाम में ही परिभाषा छिपी है, इसी तरह से विशेषण में भी जो है नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है। देखो सबसे पहले हम बात करें गुणवाचक विशेषण की। देखो गुण है, गुण शब्द आ रहा है, तो जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक लिख देगा आपको, और उन्हें विशेषण कहते हैं, तो ये गुणवाचक हमें लिखना होगा। या ये लाइन वो दे देगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो दे देगा किसी व्यक्ति के रूप, रंग, ये इस लाइन को छोड़ सकता है। तो ये बस दो तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक तो आपसे उस परिभाषा का नाम, यानी कि उसका नाम, और एक इधर से जो मेन बात है उसको, इन दोनों चीज़ों को जो है खाली रखेगा। तो देखिए किसी का गुण बता रहा है, जैसे मान लो यह सुंदर गाय है। अब देखिए यह कौन सी, सुंदर है, तो सुंदर क्या बता रहे हैं, उसका गुण है, विशेषता बता रहा है। यह लाल फूल है, देखिए लाल क्या एक रंग है, यानी कि फूल का जो रंग है वो बताया जा रहा है। उमाकांत चतुर विद्यार्थी है, तो ये उसका गुण बता रहा है भी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें गुणवाचक विशेषण रहेगा। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है, जैसे ये सब आप देख लेना, ठीक है ना। ये सारी जो बातें हैं ये गुणवाचक विशेषण में आती हैं। इसके बाद देखिए संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए संख्या का नाम आ रहा है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसमें भी देखो निश्चित और अनिश्चित दो तरह के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसका मतलब यह है कि जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित मतलब जो संख्या फिक्स है, जैसे 5 है, 7 है, पहला, दूसरा आदि, ये सब क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये और इसके भी उपभेद हैं, तो ये आप देख लेना, गणवाचक, क्रमवाचक। हालांकि इतना डीपली वो पूछता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा है अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई यानी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ का यानी कि फिक्स नहीं कि कितने हैं, ये सब में जो है सभी आ गए। बहुत यानी कि बहुत सारे आ जाते हैं, थोड़े यानी कि थोड़े कम आ जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये रहेगा, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो ये होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। यानी कि नाप तोल संबंध, जैसे मान लो कि निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि 1 है, 4 है, 10 है, आदि है, या कुछ थोड़ा बहुत आदि, ये क्या होते हैं, परिमाण बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या शब्द यहाँ पर संकेत कर रहा है कि यह, वह मकान तुम्हारा है, तो वह यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है। तो इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया। तो क्रिया भी देखिए बहुत सिंपल है। देखिए एक तरह से देखा जाए ना तो कक्षा 10 की जो व्याकरण है वो बहुत ही सीधी है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से ही आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए क्रिया की परिभाषा करेंगे सबसे पहले तो देखिए जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि लड़का पढ़ता है, देखिए लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। रामू सोता है, रामू सोने का काम कर रहा है भाई। बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में देखिए पढ़ता है, सोता है, खेल रहा है, इनसे किसी कार्य का होना जो है पाया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रिया के भेद की बात करेंगे तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक।
सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो इसकी भी आपको परिभाषा याद रखनी है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य रहता है, जैसे रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो रमाकांत देखिए पहले वाक्य में पढ़ता है, ये क्रिया का फल जो है पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक तो कर्म होती है और पढ़ता है ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा है बालक दूध पीता है, तो इसमें देखिए पीता है ये तो क्रिया का फल जो है दूध पर पड़ रहा है, इसलिए दूध तो कर्म हो गया, यानी कि जिस पर जो है फल पड़ता है वो तो कर्म होता है और जो क्रिया हो रही है वो क्रिया होती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया भी दो तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कर्मक क्रिया का मतलब तो ये होगा ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो, सीधी सी बात है, ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक क्रिया होती है, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया होती है। इनके उदाहरण वगैरह आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना सा आप इसमें याद रख लेना। इसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया की बात करें, देखिए पहले वाली थी सकर्मक, ये है अकर्मक। तो जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, यानी कि इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है ना, पहले सकर्मक में कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे सुरेश सोता है, अब देखिए इन वाक्यों में सोता है, दौड़ता है, गिरता है, क्रिया का जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। क्लियर। अब विशेष बात क्या बात करें कि जैसे मान लो अगर इसके बाद भी आपको वाक्य में समझ में नहीं आता है, आपको वाक्य देकर पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है ना, परिभाषा तो आपको याद ही रखनी है, लेकिन वाक्य देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको ये जो है चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करना है, क्रिया के पहले यानी कि जो भी क्रिया है, जैसे मान लो सोता है या सोने की क्रिया हो रही है, दौड़ता है, इस क्रिया से पहले क्या और किसको, क्या, ये दो शब्द आपको यूज करने हैं, क्या और किसको, ये शब्द आपको लगाने हैं। तो जिस वाक्य में ये शब्द लगाने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो होती है अकर्मक क्रिया। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो मैंने बताया आपको उसको मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा वाक्य है रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या और किसको को यूज करके बता देता हूँ ताकि आप भी जो है एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी क्रिया क्या है, पढ़ता है, इस क्रिया के पहले हम जो है क्या यूज करेंगे, देखिए कैसे, देखिए रमाकांत क्या पढ़ता है, देखो तो रमाकांत क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है भाई, यानी कि इसका आंसर हमें मिल रहा है। दूसरा हम लगाएं कि रमाकांत किसको पढ़ता है, तो देखिए रमाकांत पुस्तक को पढ़ता है, यानी कि हमें जो है उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होती है। देखो दूसरे में यूज करके बता देता हूँ मैं, बालक दूध पीता है, तो इसमें देखिए क्या यूज करूँगा, देखिए बालक क्या पीता है, तो हमें आंसर मिलता है कि बालक दूध पीता है। या किसको यूज करें, तो देखिए बालक किसको पीता है, तो बालक दूध को पीता है। तो ये जो होती है ये होती है सकर्मक क्रिया। सबसे बेस्ट तरीका है क्या और किसको यूज करो, जिसमें आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। तो ये तो चल गया पता हमें किसका, सकर्मक का। अकर्मक का मैं बात बता दूं, देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य था सुरेश सोता है, अब इसमें क्या और किसको मैं यूज करके बताऊं आपको। देखिए क्या पहले यूज करते हैं, क्या, देखिए सुरेश क्या करता है या क्या करता है, सोता है। रमेश किसको सोता है, तो इसका जो आंसर है वो हमें नहीं मिलेगा। जैसे मान लो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या दौड़ता है या घोड़ा किसको दौड़ता है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस वजह से ये क्या होंगी, अकर्मक क्रिया होंगी। इस तरह से आप इनको चेक करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा अव्यय या अभिकारी शब्द। इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, या उस अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, क्या याद रखना है आपको कि जिस शब्द में लिंग में, वचन में, कारक में आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है उस अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है भाई। और इसके देखिए अव्यय के भेद की बात करूं तो अव्यय या अविकारी शब्दों को मुख्यतः 4 भेदों में जो है विभाजित किया जाता है। इसमें देखिए यह है, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इनकी देखिए आपको जो है परिभाषा याद रखनी है, ये सिंपल है, आप कर लेना इसको, बहुत अच्छी है। इसके बाद देखिए उपसर्ग है हमारे, उपसर्ग की आपको देखिए परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या उत्पन्न
परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है कि हार, ठीक है, हार कोई शब्द है, अगर उसके आगे हम आ जोड़ दें, आ एक उपसर्ग है, आ जोड़ दें तो ये शब्द क्या बन जाएगा, आहार बन जाएगा। अब देखो हार का क्या बन गया, आहार बन गया, यानी कि इसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ गया है। तो जो आ शब्द हमने जोड़ा है ये हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। यानी कि उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं, यानी कि शुरू में जो है ये जुड़ते हैं। अब इसमें देखिए आपसे जो है ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद देखिए आपको एक चीज़ और क्या याद रखनी, इसमें हिंदी में कितने उपसर्ग है, तो हिंदी में देखिए 4 उपसर्ग हैं। और इसके बाद आपसे संस्कृत की बात पूछी जाए कि संस्कृत में मुख्य रूप से कितने उपसर्ग है, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। और उदाहरण की बात मैं करूं तो देखिए ये मैंने इस तरह से जो है टिक मार्क कर रखे हैं, तो जहां जहां मैंने टिक मार्क कर रखे हैं उन उदाहरणों को आप कर लेना, उससे आपका जो क्वेश्चन है मिल जाएगा, ठीक है ना। सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जहाँ जहाँ टिक मार्क कर रखे हैं इसकी PDF आपको जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, ये कर लेना। इसके बाद देखिए प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय देखिए उपसर्ग का उल्टा है, यानी कि उपसर्ग शब्द के आगे जोड़ते हैं तो प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जोड़ेंगे। अब देखिए परिभाषा क्या है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रत्यय जो है गायब रहेगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रत्यय लिखेंगे। या एक इस तरह से बनेगा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के ये अंत में इसको हटा दिया जाएगा और ये सारी बात जो है लिख दी जाएगी उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंत में लिखेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग के लिए आएगा तो आरंभ में लिखेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। तो इस तरह से जैसे ये है, रंग शब्द है, अगर हम इसमें ईला शब्द जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रंगीला, क्या बन जाएगा, रंगीला शब्द बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ईला जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए संस्कृत के प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत में 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। और हिंदी के प्रत्यय की बात करें तो हिंदी के 8 प्रकार के प्रत्यय हैं। इसमें भी जो मैंने ये टिक मार्क कर रखे हैं ये आप कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से आपका जो शब्द है MCQ में वो मिल जाएगा। इसके बाद हम संधि की बात करते हैं तो संधि में देखो पहले तो आपको संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और जो संधि के प्रकार हैं उनकी परिभाषा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और देखिए संधि के प्रकार की हम बात करें तो मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं भाई, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो देखिए जब 2 स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तब उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं पूरी एक बात तो बता नहीं पाऊंगा, तो जो ये इसमें जो शब्द आ रहे हैं ये आप इस कर लेना, क्योंकि संधि एक ऐसी चीज़ है इसमें कोई शब्द फिक्स तो होता नहीं है, आपको कम से कम जो है इसके नियम तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप संधि का क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन कम से कम जो ये संधि है, संधि के जो नाम है, उनके जो भेद है, उनकी परिभाषा तो आप कम से कम याद कर ही लेना, क्योंकि परिभाषा से एक क्वेश्चन आपका जरूर इसमें आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे समास है, समास की बात करेंगे। तो देखिए समास की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को ही समास कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा की बात हो गई। दूसरी बात हम करेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समास के जो भेद हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला है अव्ययभाव समास। तो इसमें देखिए इनकी जब अगर आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी ना तो कोई सा भी शब्द आए आप उसको इजीली कर पाओगे। देखिए अव्ययभाव में क्या होता है कि जिन समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी कि पहला पद तो अव्यय रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, संज्ञा रहेगा, तो वो होता है अव्ययभाव समास। जैसे मान लो कि प्रतिदिन, ठीक है, ये शब्द हैं जिसमें प्रति, जो देखिए दिन और दिन, तो देखिए प्रति तो इसमें क्या है, अव्यय है, और दूसरा दिन, दिन क्या है, संज्ञा है, तो इसका जो समास विग्रह वो क्या होगा, दिन दिन, क्या हो जाएगा, दिन दिन। तो आपसे देखिए समास विग्रह भी आपसे पूछा जा सकता है, समास का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, और समास की परिभाषा भी आपसे खाली स्थान में पूछी जा सकती है। जैसे प्रतिवर्ष यानी कि वर्ष वर्ष,
यथाविधि विधि के अनुसार। तो यथा, अभी, प्रत्येक, रातों रात, बखूबी, ये शब्द जो हैं अव्यय शब्द हैं और इनके बाद वाला जो जस्ट वाला जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, देखिए, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है हस्त को गत, यानी कि आपको इसमें क्या देखना है, इसमें जो है आपको ये देखना है कि इसमें विभक्ति जो है होती है लेकिन विभक्ति का इसमें लोप होता है। जैसे हस्त को गत, तो इसका क्या हो जाएगा हस्तगस्त, यानी कि हस्त को गत, यहाँ पर को जो है ये विभक्ति है तो इसमें आपको विभक्ति जो है देखनी है सारे उसमें। इसके बाद देखो आप ये देख सकते हो जैसे हस्त से लिखित, तो इसका क्या होगा हस्तलिखित, हस्त यहाँ पर जो से है तो से यहाँ पर क्या है विभक्ति है। इसके बाद देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर देखिए गुरु दक्षिणा। अगला है देश के लिए भक्ति, तो देश भक्ति। भय से बीत, भयभीत, यानी कि इसमें जो है कारक और विभक्ति जो है छिपे होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा तत्पुरुष समास होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा उपमान होता है और दूसरा पद विशेष है, यानी कि इसमें क्या होगा कि किसी शब्द की जो है विशेषता बताई जाएगी। जैसे नील कमल, यानी कि नील है जो कमल, मतलब नीला है जो कमल। यहाँ पर देखो कमल की क्या बताई जा रही है विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। ध्यान रखना, अगर किसी शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। देखो जैसे चरण कमलम, यानी कि चरण जैसे ही कमल। ठीक है, जैसे महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा, ये महान है जो आत्मा, ये समास विग्रह है। ठीक है, और महात्मा ये शब्द है, तो इसमें देखिए महात्मा, अब देखिए किसी आत्मा की जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि महान है वो आत्मा। ठीक है, महापुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर क्या होगा कर्मधारय समास होगा। अगला समास आता है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होता है और किसी न किसी समूह का बोध करवाता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे मान लो नवरात्र, यानी कि ये क्या कर रहा है, नव क्या है संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, और रात, यानी कि 9 रात्रों का समूह, तो ये किसी समूह का बोध करा रहा है और इसमें पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक है, यानी कि संज्ञा बता रहा है। जैसे दोपहर, यानी कि 2 पहरों का समाहार, और जैसे चतुर्वेद, यानी कि 4 वेदों का समूह, तो इन सब में क्या होगा द्विगु समास होगा। ठीक है, सप्त बिंदु है, सप्ताह है, शताब्दी है, दशाब्दी है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच और या शब्द का लोप हो या शब्द का लोप हो गया हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि अगर 2 शब्द एक साथ ऐसे दे रखे, जैसे दिन रात, तो दिन रात को हम क्या बोलेंगे दिन और रात, यानी कि इसके बीच में और शब्द लग जाएगा तो वहां पर क्या होगा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, या तो और शब्द लगेगा या फिर या शब्द लगेगा। जैसे दाल रोटी, तो दाल रोटी को हम क्या बोलेंगे दाल और रोटी। जैसे माता पिता, तो माता पिता का क्या होगा माता और पिता, तो इसमें जो है द्वंद्व समास होगा। लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि में क्या होता है कि जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, अर्थात अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या कुल मिलाकर जैसे मान लो कि जितने में हमारे देवता हैं, ठीक है ना, उनके बारे में अगर बात होती है तो उन सब में बहुव्रीहि समास होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जैसे ये आ रहा है ना दशानन, त्रिनेत्र, तो पहले शब्द में इसमें हालांकि संख्यावाचक शब्द आ रहा है लेकिन ये किसी समूह का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो हमारा द्विगु समास था इसमें पहला पद संख्यावाचक तो है लेकिन ये किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर द्विगु समास है, लेकिन आपको बहुव्रीहि समास में ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इसमें एक तो द्विगु समास लिखा हो। देखिए चतुरानन, यानी कि चतुर है आनंद जिसके, वह, तो वह कौन है ब्रह्मा, यानी कि इसमें किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, समूह के बारे में बात नहीं हो रही, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। या आप तो ये सीधा सीधा ये याद रखना कि किसी देवताओं के नाम में उनकी बात आती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये हो गए हमारे समास। इसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। तो देखिए इस बार जो है आपके एक मुहावरा
लोकोक्ति का जो है आने के कम चांस है, मुहावरे के आने के चांस ज़्यादा है। और ये जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में रहेगा, जिसमें आपसे इसका अर्थ और आपसे जो है इसमें वाक्य में प्रयोग पूछा जाएगा। तो देखिए ये, और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ टिक मार्क हो रहे हैं उनको आप जो है पढ़ लेना। कम से कम जो मैंने टिक मार्क कर रखे हैं उनको आप जरूर पढ़ना। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, अभी टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये रहेगी आपकी व्याकरण, ठीक है। और मैं देखिए मैं विश्वास से बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो के सारी इन बातों को कर लेते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले, ठीक है ना। यानी कि सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।